नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि कुरुक्षेत्र से मिल रही है। आपको ये बड़ी जानकारी दे कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान दरअसल सामने आया। हरियाणा में जल्द खोले जाएंगे सरकारी स्कूल, फीस के लिए प्रताड़ित करने वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा। हरियाणा में 20% भूमि पर लगेंगे पेड़, ये भी बड़ी बात कही गई। पर्यावरण मंत्री के द्वारा इस वर्ष 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो देखिए किस तरीके से उनके द्वारा ये बड़ी बात कही गई, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर पर्यावरण को लेकर हो। मंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल को खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे, तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ वैसे स्कूल जो कि ज्यादा फीस वसूली कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कि परेशान कर रहे हैं गार्जियंस को, अभिभावकों को, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही साथ पेड़ों को लेकर उनका ये महत्वपूर्ण बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि 20% भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ती हुई। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया। हरियाणा में जल्द खोले जाएंगे सरकारी स्कूल, फीस के लिए प्रताड़ित करने वाले स्कूलों पर कसेंगे शिकंजा। राजीव मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, दो बड़ी बातें कही गई शिक्षा मंत्री के द्वारा। एक तो स्कूल खोलने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में सरकारी स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे, किस तरीके से इसे देखा जाए। तो वहीं दूसरी जो बड़ी बात उनके द्वारा कही गई पेड़ों को लेकर। राजीव, बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में जो है शिक्षा में वन मंत्री जो है कंवरपाल गुर्जर आए थे। उनसे जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूलों को खोलने के लिए जल्द ही जो विचार बनाया जा रहा है, इसके लिए जो विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। तो उन्होंने संकेत दिए कि जल्द ही जो ये यदि विशेषज्ञों ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी सरकारी स्कूल खोल सकते हैं। उसके अलावा ट्यूशन फीस बारे में उनसे पूछा गया कि कुछ निजी स्कूल जो है वो ट्यूशन के बारे फीस के बारे में जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, बच्चों के नाम कर रहे हैं, इस तरह की जो है कुछ खबरें मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ट्यूशन फीस है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, वो भी पूरी तरह से लिखित में होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। उसके अलावा वन महोत्सव के बारे में उन्होंने कहा कि इस वर्ष जो है 1100 गांवों को हरा भरा करना है और 1.25 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अगले 4 सालों में यानी प्रतिवर्ष 1100 जो गांव है उनको हरा भरा किया जाएगा। यानी 5 वर्षों में 5500 गांवों में 20% भूमि पर वृक्ष लगाकर उसे जो है हरा भरा किया जाएगा। ये जो मुहिम चली हुई है, इस मुहिम को जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर जो पौधारोपण नहीं हो सकता, वहाँ ड्रोन के माध्यम से भी पौधारोपण होने की बात जो है वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। आपको ये बताएं कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर जाएंगे। ये आपको बड़ी जानकारी दे, करनाल दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आज वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के प्रबंध जो हैं वो किए गए। अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीएम सिटी पहुँचेंगे मनोहर लाल और इस आगमन के मद्देनजर तमाम तरह की तैयारियां वहां पर की गई है। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट। हालांकि देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस दौरे के बाद क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ खास होता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको देते हुए कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर है, सीएम सिटी आज पहुंचेंगे सीएम और ये बहुत ज्यादा खास दौरा हो जाता है। हालांकि इस दौरे के मद्देनजर वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं, तमाम तरह की तैयारियां हैं। खासतौर पर इस वक्त नहीं, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसे में तमाम तरह के दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं कहीं ना कहीं उसकी भी पालना देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये मुख्यमंत्री का दौरा जो कि अपने आप में कई मायनों में खास, नए सीवरेज प्लांट का वो दौरा करने वाले, ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वो इस प्लांट का दौरा करेंगे। केसीआर मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। केसीआर, इस पूरे दौरे को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइएगा। कब तक पहुंचेंगे सीएम वहाँ पर? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री आज शाम को जो है रोहतक से यहाँ पर करनाल पहुंचेंगे और उनका जो एक मुख्य प्रोग्राम है यहाँ पर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो 50 MLT का, उसमें जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो है ना पानी साफ किया जाता है, जो कि यहाँ पर अब बनकर तैयार है। वहाँ पर उसका जो है ना
निरीक्षण करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है PWD रेस्ट हाउस में यहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। मुख्यमंत्री का कल का प्रोग्राम भी यहाँ पर आया है कि वो लगभग 9 बजे के आसपास करण स्टेडियम में जो फैसिलिटी जो यहाँ पर सेंटर बनाया गया है लगभग 2.5 करोड़ की लागत से, उसका भी यहाँ पर शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन। वहीं 11 बजे जो है मधुबन में पासिंग आउट परेड का जो निरीक्षण करने मुख्यमंत्री जाएंगे। KCR ये भी बताते चलिए कि सीएम के आगमन के मद्देनजर वहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो आपको कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, जिला पुलिस की तरफ से है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। वहीं सभी जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां शाम को लगाई जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आगमन पर यहाँ पर आएंगे तो उसके सुरक्षा पूरे पुख्ता कर दी गई है। और जो मुख्यमंत्री यहाँ से लगभग 4 सेक्टर में ये जो है सीवरेज जो है प्लांट बनाया गया है, जो ऑलरेडी बना हुआ, उसकी जो कैपेसिटी और बढ़ाई गई है ताकि जो शहर से ज्यादा सीवरेज का जो पानी निकलता है उसको शुद्ध किया जाए, ठीक किया जाए। तो उसी के लिए ये प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, जिसका जो है निरीक्षण नजर बनाए रखे। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है ये जरा अपडेटेड खबरों के जरिए आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में डरा रही कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी के साथ मामले प्रदेश में बढ़ते हुए, साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 24 घंटे में 789 नए मामले रिपोर्ट हुए। गुरुवार को कोरोना के 6 मरीजों ने जान गंवा दी। प्रदेश में 29,000 के पास पहुंचे संक्रमित केस। इस वक्त एक्टिव केस 6,348 है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 22,249 लोग ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात दी। रिकवरी रेट की बात कर ली जाए तो वो इस वक्त प्रदेश में 76.79% है। 23 दिन में मामले जो हैं वो डबल हो रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में हाल बेहाल है, क्योंकि कल फरीदाबाद में 220 नए मामले रिपोर्ट हुए, 3 लोगों की जान चली गई। फरीदाबाद में 7,073 लोग संक्रमित हैं, 117 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं गुरुग्राम में 139 नए मामले रिपोर्ट हुए, एक मरीज की जान चली गई। साइबर सिटी गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त 8,266 लोग यहाँ पर बीमार हैं, 119 लोगों की मौत हुई। सोनीपत में 78 नए मामले रिपोर्ट हुए, एक व्यक्ति की यहाँ पर जान गई है। तो देखिए किस तरीके से हालात जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं। 3 जिले जो कि इस वक्त प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत। हालांकि संतोषजनक बात ये जरूर हो सकती है कि ये जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हुआ है प्रदेश का। इसके अलावा जो डबलिंग रेट है उसमें भी बढ़त दर्ज की गई है, लेकिन नए मामले आना ये परेशानी का सबब है। लगातार मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए और इन मामलों के साथ अलग अलग जिलों के जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती हुई और इसी के साथ ही साथ राज्य सरकार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है उन तमाम जिलों के जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, मसलन साइबर सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद है। देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरुग्राम से मौजूद है, इसके अलावा देवेंद्र कौशिक मेरे साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से मौजूद है। देवेंद्र कौशिक मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले देवेंद्र भारद्वाज मैं आपके पास आना चाहूंगी। साइबर सिटी गुरुग्राम इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित, हालांकि लोग जो है वो स्वस्थ हुए हैं, लगातार नए मामले आ रहे हैं जिस तरीके से सामने, वो परेशानी का सबब। ताजा स्थिति क्या कुछ जरा जल्दी से दर्शकों को अपडेट करें देवेंद्र। में लगातार गिरावट आई है और अब 1195 मामले गुरुग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव हैं। लगभग 8,266 मामले जो पूर्णतः आंकड़ा पहुंच चुका है और इस पर कहीं ना कहीं 119 लोगों की जो मौत हुई है उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो बढ़ते हुए मामले हैं इन पर नकेल कसी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो मरीजों की संख्या है, जो एक्टिव मामले हैं, उसमें से करीब 700 लोग ऐसे हैं जो घर के अंदर ही क्वारंटाइन है, आइसोलेट घर के अंदर है। क्योंकि एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या इस वक्त कोविड के मरीजों की संख्या कम है। उसका कारण ये है कि लोग रिकवर अच्छी तरह कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं और यही कारण है कि 8,266 का आंकड़ा जब कोरोना पे अभी तक पहुंच चुका है, 119 लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव जो मामले हैं 6,999 एक्टिव मामले हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है जिला प्रशासन की, जो बढ़ते हुए मामले हैं उन पर नकेल
कसी जाए और नकेल के साथ साथ जो मरीज आ रहे हैं वो जल्दी रिकवर करें। और रिकवर जल्दी करने से कहीं ना कहीं एक प्रशासन के सामने राहत की बात भी है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती के साथ जिस तरह से महामारी मुंह खोले खड़ी है, उस बीच रिकवरी रेट जो निकल कर आ रहा है वो काफी राहतजनक है। और इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार मीटिंग की जा रही है। हर हफ्ते कॉन्फ्रेंस कर इन बातों की मार्फत ये जानकारी दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यही है, जो कंटेनमेंट जोन है, जो लार्ज स्केल पर कंटेनमेंट जोन गुरुग्राम में बनाए गए, वहाँ सख्ताई बरती गई। जिस जगह से मामले निकल कर आ रहे हैं वहाँ बार बार टेस्ट कराए गए। सोना इलाका ऐसा था जहाँ बहुत बड़ी संख्या में मामले निकल कर आए, वहाँ इस वक्त 28 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन शहर को किया हुआ है। बाकायदा जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ाई गई है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि किस इलाके में कितने केस हैं, और उसके बाद जो तैयारियां हैं वो योजनाबद्ध तरीके से हो सके। इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि बढ़ते हुए मामलों पर नकेल कसी जाए। जी बिल्कुल देवेंद्र, जो बड़ी बात जो मैं समझ पाई कि वहाँ पर जो रिकवरी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है और ये एक राहत की बात ज़रूर है, लेकिन खतरा अभी बना हुआ है, जिसके मद्देनज़र जो जिला प्रशासन है वो वहाँ पर तमाम तरह के कदम उठाता हुआ। इस बीच मैं फरीदाबाद का रुख करना चाहूँगी। देवेंद्र कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहाँ से बने हुए हैं। देवेंद्र, क्योंकि फरीदाबाद का जब जिक्र होता है तो ये भी ज़िला बहुत ज़्यादा प्रभावित है, 7,000 का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। मौजूदा स्थिति क्या, कुछ अपडेट करें दर्शकों को। बिल्कुल प्रिया, देखिए फरीदाबाद में कोरोना से निपटने को लेकर तमाम तैयारियों के बीच में कोरोना का कहर लगातार फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 218 से ज़्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के फरीदाबाद में सामने निकल कर आए हैं। लेकिन जिस तरह से 7,000 का ये जो आंकड़ा पार किया है, इसके बीच में 7,000 वो आंकड़ा है जो अब तक पहला जो कोरोना पॉजिटिव का मामला फरीदाबाद से सामने निकल कर आया था, वो स्पेन से एक महिला आई थी फरीदाबाद में और उसको कोरोना हुआ था। लेकिन उसके साथ में लगातार धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला गया, 7,000 पर पहुंच गया। लेकिन इस बीच अच्छी बात ये रही कि वो लोग धीरे धीरे ठीक भी होते चले गए। अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो देखिए 1522 एक्टिव केस अभी भी फरीदाबाद में बने हुए हैं। कह सकते हैं कि जो 7,000 का आंकड़ा था वो बाकी के जो तमाम लोग थे करीब 5500 के करीब वो ठीक भी हुए हैं। लेकिन लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ना कहीं ना कहीं ये चिंता फरीदाबाद के लोगों के लिए बढ़ा रहा है। चूंकि 218 अगर 24 घंटे में एक साथ मामले सामने आते हैं तो एक बड़ी संख्या है फरीदाबाद के लोगों के लिए। और ये जो आंकड़े हैं वो केवल शहरी क्षेत्र से नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र से लगातार मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियों की बात करें तो कहा गया था कि अब जो हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना टेस्ट की लैब खोली जाएंगी, वहां अपने टेस्ट करा सकते हैं लोग। तो हो सकता है कि इसकी ये एक वजह रही हो कि ज्यादातर लोग अब टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो थोड़ी सी परेशानी फरीदाबाद में बढ़ी है वो टेस्टिंग किट को लेकर है कि बीच बीच में टेस्टिंग किट है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद में जो टेस्ट होते हैं वो रुक जाते हैं। इसकी वजह से थोड़ी परेशानी लोगों को भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की वो चिंता इस वजह से बढ़ती है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड जीरो पर बहुत ज्यादा काम करने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि ऐसी जो परेशानी है वो वहां पर जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र कौशिक आपका, देवेंद्र भारद्वाज आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से और बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली खबर, क्योंकि अब कोरोना की घुसपैठ जेजेपी के मुख्यालय पे हो चुकी है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जननायक जनता पार्टी कार्यालय में कार्यरत कुक कोरोना से संक्रमित। बड़ी खबर से आपको बता रहे, आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। विपिन मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते हुए, लेकिन अब ये चिंताजनक खबर, क्योंकि जेजेपी कार्यालय में कोरोना की घुसपैठ हो गई। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय हो, वहां पर कार्यकर्ता आता रहता है और ऐसी परिस्थितियों में जननायक जनता पार्टी के इस कार्यालय की अगर बात करें सेक्टर 3 में जो स्थित है, वहां पर जो एक कुक कार्यरत था उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अगर बात करें कोई सिम्टम्स जो हैं वो कुक में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो जांच की गई उसमें कहीं ना कहीं ये कुक जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। बाकी स्टाफ की भी जो सैंपलिंग है वो की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो व्यक्ति संपर्क में रहे हैं कुक के, उनके टेस्टिंग जो हैं वो की जाए। ऐसी परिस्थितियों में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब पूरे इस ऑफिस को जो है वो सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो पूरी तरह से जो ऑफिस है उसे बंद कर दिया गया है। किसी के भी आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। और विपिन, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वहाँ पर जो बाकी के स्टाफ से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
देखिए फिलहाल जिनके जिनके टेस्ट हुए हैं अभी तक उनकी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आई हैं, लेकिन स्टाफ पूरे स्टाफ के अभी टेस्ट जो है वो होने बाकी हैं। तो ऐसे में कुछ और स्टाफ के जो लोग हैं उनके टेस्ट जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो वहाँ पर पूरा स्टाफ कार्यरत है उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। लेकिन फिलहाल की बात जिस तरह से क्योंकि मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है तो आवागमन जो है वो कार्यकर्ताओं का रहता है। ऐसे में ट्रेसिंग किस तरह से रहेगी, क्या कुछ किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो वो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जो है आगे की रणनीति स्वास्थ्य विभाग जो है बनाता नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर और ऐसे में तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे होंगे और कितनी लंबी ये चेन बन गई होगी ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक। हालांकि जो वहां पर स्वास्थ्य महकमा है वो इसको लेकर आगे बढ़ता हुआ। आपको बताएं कि कोरोना महामारी के बीच लोगों को राहत देने के लिए लागू किए गए अनलॉक में लोगों की लापरवाही जारी है। भिवानी से विभिन्न रूट्स पर दौड़ रही बसेस में सवारियां जमकर लापरवाही बरत रही हैं, जहां पर परिवहन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रहा है। लेकिन इन बसेस में सवार होने वाले यात्री कोरोना संक्रमण के खतरों को लेकर गंभीर नहीं है। ये यात्री बिना मास्क लगाए ही सफर कर रहे हैं। वहीं बस अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक क्योंकि कोरोना काल में कोरोना को दावत देने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के लिए निस्वार्थ सेवा प्रदान करने में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के आह्वान पर राज्य में सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिसकर्मी लोगों की सेवा करने के लिए कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं और इस महामारी ने राज्य और देश के साथ पूरे विश्व को प्रभावित किया। आपको ये बताएं कि सीएम रोहतक से वर्चुअली संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर एंड रिसर्च पलवल में आयोजित 200वें बाल हृदय शल्य चिकित्सा के उपहार समारोह में संबोधित कर रहे थे। इधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में प्लॉट्स की उपलब्धता आम जन तक पहुंचाई जाए और इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ई निविदाओं को तत्काल स्वीकृति प्रदान करने के लिए उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए। प्लॉट्स के आरक्षित मूल्य कलेक्टर रेट से काम रखे जाए। इसी प्रकार बोर्ड के जितने भी विवादित मुद्दे, चाहे वो विभाग के उच्च अधिकारियों के पास हो या फिर अदालतों में या फिर किसी अन्य स्तर पर लंबित हैं, सभी के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना भी तैयार की जाए। इधर कैथल में शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है। शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड रूम में 31 प्राइवेट स्कूलों के महत्वपूर्ण दस्तावेज गुम हो गए, जिसको लेकर बवाल हो रहा है। क्या ही आखिरकार पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको जरा दिखाते हैं। कैथल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही का आरोप प्राइवेट स्कूलों की तरफ से लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले के 31 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता की फाइल शिक्षा विभाग कैथल के रिकॉर्ड रूम से गुम हो गई। इतनी बड़ी लापरवाही सरकारी विभाग से होना वाकई आश्चर्य की बात है। मैंने कार्यभार संभाला तो संज्ञान में आया कि यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल की मान्यता को लेकर के एक सीएमएनओ आई हुई है। उस संबंध में यहाँ पर रिकॉर्ड चेक करने पर पाया गया कि भाई कुछ 31 स्कूलों की फाइलें डीलिंग के पास नहीं थी और उस कुछ समय के मतलब डिस्पैच रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है उसके पास, जिसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से संबंधित थाना को भेज दी गई है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट, और साथ में हमने ये पूरा रिकॉर्ड ढूंढ करके जो रिकॉर्ड नहीं मिला उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर मतलब डीलिंग्स को ड्यूटी लगाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक यह शिकायत सीएम विंडो के जरिए आई है, जिसमें उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे थे लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिए गए और फाइलें गुम होने का हवाला दे दिया गया। इस मामले में जिले के अलग अलग एरिया के 31 स्कूलों के दस्तावेज गुम होने की शिकायत मिली है।
अभी ये शुरुआती दौर है इसकी जांच का कि रिकॉर्ड जो नहीं मिला उसमें इस दौरान जो भी इंचार्ज रहे हैं उनको नोटिस भी दिया जा रहा है और उनको उनसे रिकॉर्ड कहाँ है कैसे है उसकी ढूंढने के लिए प्रयास भी जारी हैं और साथ में इसकी रिपोर्ट भी हमने ऐसा क्या रिकॉर्ड था वो जो गुम हुआ? स्कूलों से संबंधित फाइलें आती है हमारे पास। जैसे जिस स्कूल को मान्यता दी जाती है यदि वह मान्यता इस कार्यालय द्वारा दी गई है तो वो उसकी फाइल यहाँ होनी जरूरी होती है। ये दस्तावेज स्कूलों के रिकॉर्ड से संबंधित थे। इसमें उनकी मान्यता से संबंधित दस्तावेज भी शामिल थे जो शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते गुम हो गए। मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर फिर भी दस्तावेज नहीं मिलते तो अधिकारी कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही काफी बड़ी है। कैथल से मनोज मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।